अस्सलामु अलैकुम। मेरी बच्ची, इसकी आवाज सुनते ही उन्होंने आंखें खोल ली थी। यकीनन वो मुंतजिर बैठी हुई थी। इनके जिस्म की तरह आवाज भी बहुत कमजोर लग रही थी। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर अपनी माँ के सीने से सर लगाकर रोने लगी थी। वो बार बार माजरत तलब कर रही थी और इसकी वालदा इतनी ही बार इसे कह रही थी, कोई बात नहीं, मेरा शहजीन कहाँ है और तुम कहाँ चली गई थी अचानक इतनी बीमारी में भी। वो अपनी बेटी और नवासे के लिए फिक्रमंद थी। मॉम, मैं मुहीब अजलाल मलक के साथ कैलिफोर्निया चली गई थी अनाजा आंटी से मिलने, और ये रहा आपका शहजीन। नजमा ने मुस्कुराकर कहते हुए मुलाजमत से शहजीन को लेकर अपनी वालदा के हाथ पर लटाया। मुहीब अजलाल मलक। वो बुरी तरह शॉक्ड हुई थी मुहीब अजलाल मलक का नाम सुनकर। हाँ मुहीब, इसने दूसरी शादी नहीं की मॉम, इसने मेरी जगह किसी को नहीं दी। वो तो मेरी जायदाद भी वापस कर रहा था, मगर मैंने तलाकनामा समझकर पेपर्स फाड़ दिए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, पता है। वो मुझे अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी की शादी में अपनी वाइफ की हैसियत से लेकर गया। वहां पूरी मीडिया के सामने इसने मुझे अपनी वाइफ कहकर तारुफ करवाया। इतना ही नहीं, वो मुझे बार बार समझाता रहा कि मैं आपको माफ कर दूं और आपकी जानिब से अपना दिल साफ करूं, वरना बाद में पछताऊंगी। कभी यही मुहीब अजलाल मलक था जिसका नाम तक सुनते ही वो मुंह बुसोर लिया करती थी। आखिर पैदाइशी दुश्मन था इसका, और आज लब नहीं थक रहे थे इसकी तारीफें करते करते। अपनी बेटी को खुश देखकर वो तो जैसे फिर से एक बार जी उठी थी। इनका दिल मसरत और खुशी से इस कदर सरशार था कि आंखें नम हुए बगैर न रह सकी। नजमा बेटा, अपने हाथों से सूप पिलाओ अपनी मामा को। मैं पिलाता हूँ तो पीती ही नहीं। डॉक्टर हसन सूप का प्याला नजमा की जानिब बढ़ाते हुए बड़े शिकायती अंदाज में बोले, जिसे सुनते ही वो लड़की मुस्कुरा दी। मॉम, गलत बात, मुझे तो हमेशा कहती थी आप कि शोहर का दिल जीतने की कोशिश करो, इसका कहना मानो। और खुद क्या कर रही हैं आप? वो खासा डिप्ट वाले अंदाज में एक हाथ कमर पर टकाकर अपनी माँ की मोहब्बत बड़ी क्लास लेने लगी थी। शुक्र है खुदा का, कोई मेरी साइड लेने वाला भी आया। डॉक्टर हसन बुलंदी की जानिब देखकर शुक्र अदा करते हुए बोले, जिस पर अरुसा बेगम इन्हें गुड़ी से नवाजने लगी। जी जी बिल्कुल डॉक्टर अंकल, अगर अब ये आपकी बात ना माने तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। देखिएगा, मैं पहली फ्लाइट से कराची से इस्तांबुल पहुंचकर इनको खुद ही ठीक करूंगी। वो बड़ी बी की तरह पुरएतमादी और बड़न से अपनी माँ को देखते हुए बोली, कराची तुम वापिस जा रही हो? वो परेशान होकर तेजी से इस्तफसार करने लगी। जी जी, कल सुबह की फ्लाइट है। वो मुस्कुराते हुए जवाबदा हुई। अगर इन लोगों ने तुम्हें फिर तंग किया तो? खास तौर पर मुबशरा भाभी ने। वो वाकिफ थी इनकी फिक्र अपनी जगह बजा है, मगर औरत का असल घर वही होता है जो इस के शोहर का हो, और मुहीब अजलाल मलक का घर मलक मेंशन था। फिर वो कैसे वहां न जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा, मुहीब है ना मेरे साथ। आप फिक्र न कीजिए, माना जड़ी हुई थी वो भी। दिल में बुरे ख्यालात और वसवसे इसके भी आ रहे थे, मगर अपनी वालदा को फिक्रमंद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुतमिन अंदाज में गोया हुई, सिर्फ मुहीब ही क्यों बेटा, अब तुम्हारा बाप भी है, और जिन बेटियों के सर पर बाप का साया होता है, किसी जुर्रत है कि इनकी जानिब नजर बढ़कर उठाए। डॉक्टर हसन नहायत शफकत और मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखकर रोबदार अंदाज में बोले। इनका यूं मोहब्बत से लबरेज लहजा, इनका शफकत बड़ा अंदाज इसकी आंखों को बल लाया था। बाप की शफकत और मोहब्बत कब देखी थी इसने? वो बेचारी तो महरूम रही थी पूरी जिंदगी दुनिया के इस हसीन रिश्ते से। बिल्कुल, अब तो मेरे डैड भी हैं, अब कौन मुझे कुछ कहने की जुर्रत कर सकता है? वो बड़ी बड़ी आंखें और लहजे में अपने वालिद को देखकर मुस्कुराकर बोली। नजमा का डॉक्टर हसन को डैड कहना उरूसा बेगम को दिली तौर पर मसरत पहुंचा गया था। इन्हें यकीन आ गया था कि नजमा ने इन्हें पूरे दिल से अपने वालिद के रूप में कबूल कर लिया है। मॉम, आप शहजीन को मुझे दे दीजिए और खुद लेट जाइए, आपको आराम करने की जरूरत है। जब से मैं आई हूँ आप बैठी हुई हैं। वो अपनी वालदा से फिक्रमंद लहजे में गोया हुई। नहीं नहीं, इसे मेरे पास रहने दो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें और अपने नन्हे शहजादे को देखते ही मेरी सारी बीमारी छूमंतर हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वो शहजीन की पेशानी को चूमते हुए
मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये 2-3 दिन मजीद आपके पास ही रहने वाला है, जितना चाहे इतना प्यार करती रहिएगा, मगर अभी इसे मुझे दे दीजिए और लेटकर आराम कीजिए। आपको सिर्फ ठीक नहीं, मेरे जाने से पहले मुकम्मल तंदुरुस्त होना है, वरना मुझे आपकी फिक्र लाहक रहेगी। मगर तुम्हारी फ्लाइट तो कल की है ना? वो ताज्जुब से पूछने लगी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर जाऊंगी, ये कैसे लगा आपको? वो हफ्की से बोली, मगर बेटा मुहीब को बुरा लग गया तो? मैंने बता दिया है इसे, इसने इजाजत दे दी है पूरे 1 हफ्ते की। नजमा ने मुस्कुराते हुए इतला दी और शहजीन को गोद में लेकर अपनी वालदा को आराम करने के लिए कमरे में अकेला छोड़कर बाहर निकली। ये मुहीब आजकल कुछ ज्यादा ही सीधा नहीं बन रहा, जो कहूं वो फौरन मान जाता है। कोई इतराज करना तो दूर की बात, सवाल तक नहीं करता। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुहीब ठीक नहीं है? कहीं ना कहीं मुहीब अजलाल मलक का बदला बदला रवैया नजमा को बड़ा परेशान कर रहा था, अब उलझा रहा था, सोच में डाल रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। ये बाबा आदम के जमाने की बाइक जब देखो खराब हो जाती है, अब आधा घंटा यूनी को लेट करके इसको ठीक करो। कितनी बार कहा है क्रूज से कि नहीं दिला दो, पर नहीं, पता नहीं इतना पैसा लेकर कहां जाना है। वो मुसलसल कुर्ते और बुड़बुड़ाते हुए अपनी बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हेलो, वो मुड़ा तो वो लड़की अपने लबों पर मुस्कान सजाए बड़ी नरमी से बोली, इसे गुमान हुआ कि वो ख्वाब देख रहा है। तुम बार बार क्यों आ रही हो मेरे सामने? कह दिया ना नहीं है तुमसे कोई वास्ता, झूठी कहीं की। चेहरा जितना बोला भला, अंदर से इतनी ही कुटनी। वो बेचारा दिल का मारा कहां लेके जाए अपना वो जख्मी दिल, जो इस लड़की के झूठ के सबब शदीद जख्मों से चूर चूर हुआ। हालत तो ये थी कि बार बार वो नजर आती और वो बार बार ऐसे ही बुरा भला कहकर खुद को सुकून और तस्कीन देने की कोशिश करता, मगर इस बार वो हकीकत में सामने खड़ी थी। ये कहाँ जानता था वो। सॉरी यार, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बोले झूठ की वजह से, मगर इस वक्त हालात ऐसे थे कि मुझे बोलना पड़ा। नजमा सर झुकाकर शर्मिंदगी से माजरत तलब करने लगी थी। ये पहली बार था जब इसे खूबरू लड़के ने बड़ा बुला कहा हो और मुकाबल गायब हो जाने के बजाय माफी मांग रही हो। तुम वाकई आई हो मुझसे माफी मांगने? इसका गुमान था नजमा अब इससे कभी नहीं मिलेगी। इसके लहजे से झलकती हैरत और ताजुब मुकाबल खड़ी लड़की ने महसूस कर लिया था। यार जवाब, क्यों मुझे मजीद शर्मिंदा कर रहे हो? माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो ना यार, गलती हो गई। वो अपने हाथ में पकड़ा लाल रंग का बॉक्स इसके आगे बढ़ाते हुए दोस्ताना अंदाज में गोया हुई। रिश्वत? वो एक आईब्रो उचकाकर हल्का सा मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, रिश्वत नहीं है, छोटा सा तोहफा है मेरी जानिब से। कल खुद जाकर मार्केट से लाई हूँ, खास तुम्हारे लिए। पूरे 3 घंटे पाँव दुखाई है तुम्हारी खातिर। बड़ी प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर सजाए इसके हाथ में जबरदस्ती बॉक्स थमाकर खासा जताते हुए बेतकल्फ अंदाज में बोली, ओह एहसान आपका। वो मुंह बसोर कर तंजिया लहजे में बोला, अरे यार खोलकर तो देखो। इसे बॉक्स बेदिली से पेंट की जेब में डालता देख मुकाबल तेजी से गोया हुई, पता है मुझे, रिंग है इसमें, इतने से बॉक्स में रिंग ही हो सकती है। वो अंदाजा लगाते हुए चिरकर जवाबदा हुआ, हद होती है बेमरवती की, मंदा अब इतना भी नखरे न दिखाए, खासतौर पर एक लड़की को। वो खासा खफकी से कहकर मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। लड़की नहीं औरत, शादीशुदा को औरत कहते हैं। लड़की कहने पर कहां से औरत लगती हूं मैं तुम्हें? इतनी खूबसूरत और स्मार्ट हूं, कोई कह नहीं सकता मुझे देखकर कि शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हूँ। खूबसूरती का जिक्र हो और नजमा ना इतराए, ये तो नामुमकिन है। वो खासा अकड़ कर शहादत की उंगली से बालों की लट को उलझाकर आंखें मचकाकर अतराते हुए जवाब देने लगी, मैडम चश्मे का नंबर बढ़ गया। वाओ वाओ, अपना खूबसूरती का खैर भी नहीं है तुम में। इंसान इतनी भी खुशफहमी न पाले। वो मुंह बगाड़ कर जबान से चिढ़ाते हुए तंजिया अंदाज में गोया हुआ, खासा जलने की बू आ रही है मुझे तो। वो अपनी नाक पकड़कर छोटी आंखों से इसे घूरते हुए इतरा कर बोली, अब तुम जैसों से भी जलूं, इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरा। वो तुर्की बतुर्की जवाबदा हुआ। इसका जवाब सुन पहले तो मुंह बसोड़ा, मगर फिर रोतो सा मुंह बनाकर मिनती अंदाज में कहने लगी, जवाब कर दो ना माफ यार, सॉरी बोल तो रही हूँ। अब और कितना भाव खाओगे?
अच्छा अच्छा, अब मेरी कमजोरी का फायदा ना उठाओ, मैं बहुत नरम दिल का मालिक हूँ। इस मामले में तुम्हें बड़ी अच्छी तरह इल्म है। रोता हुआ नहीं देख सकता तुम्हें। नजमा को लगा वो वाकई इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं। इसे जिसकी वजह से इसे अब रोना आने लगा था, इसकी आंखों से आंसू बहने के लिए मचलते नजर आ रहे थे। मुकाबल फौरन ही अपनी नाराजगी और गम भूलकर माफ करने के लिए तैयार हुआ। तो तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया ना? वो फिर एक बार लचकदार अंदाज में तस्दीक करने और अपने दिल को सुकून देने के लिए पूछ रही थी। हाँ हाँ कर दिया। वो क्या कहता कि दिल इस कदर जख्मों से चूर है कि माफ करने की ताकत नहीं रखता। पहली मोहब्बत है आखिर वो इसकी, मगर मुकाबिल का दिल रखने के लिए चेहरे पर मसनूई मुस्कान सजाए जवाबदा हुआ। गुड, अब चलो जल्दी से मेरा गिफ्ट खोलो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। वो एक्साइटेड होकर चमकती हुई आंखों के साथ गोया हुई। बाद में खोलूंगा, अभी मैं यूं नहीं चाह रहा हूं, पहले ही काफी लेट हो चुका हूं। वो अपनी उदासी ज्यादा देर नहीं छुपा सकता था, इसलिए नरमी से कहकर गिफ्ट जेब में डालते हुए वापस बाइक स्टार्ट करने की कोशिशें करने लगा। मगर अच्छा चलो, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन खोलकर जरूर देखना और मैसेज पर बताना कैसा लगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, जिस पर इसने अस्पात में सर हिलाया। तुम्हें देर हो रही है ना? तो मेरे साथ चलो, मेरा ड्राइवर तुम्हें यूं नहीं छोड़ देगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इस बाइक के तो ये रोज के नखरे हैं, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसने नजमा के पीछे खड़ी पजारो देखी। इसे फौरन ही मुहीब अजलाल मलक याद आ गया था। इसकी याद भी जैसे दिल को जलाती मालूम हुई। साथ साथ अपनी पुरानी बाइक को देखकर कमतरी का एहसास भी शिद्दत से दिल में उभरा। वो तेजी से इनकार करते हुए वापस अपनी बाइक स्टार्ट करने की साई करने लगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ कल, इसलिए आज रात छोटी सी दावत रखी है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम और अंकल फुरकान आज रात मेरे घर आए। इस ने मुस्कुराते हुए दावत दी, जिस पर वो पलटकर खैरत से देखने लगा। पाकिस्तान? यूं अचानक? मेरी ससुराल है पाकिस्तान में। तुम मुहीब जैसे अमीर आदमी को छोड़कर क्यों आई थी? मैं जानता हूँ ये काफी पर्सनल सवाल है, मगर तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। ये सवाल मेरे जहन में अक्सर गर्दिश करता रहता है। मैं जानना चाहता हूँ तुम मियाँ बीवी के दरमियान सब ठीक तो है? कहीं वो कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? जवाद को नजमा ने पहली बार किसी मामले में इस कदर संजीदा देखा था। इसकी फिक्र अपनी जगह बचा थी। ये जानती थी वो मुहीब मेरा हस्बैंड होने से कबल मेरा कजन है। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जिनकी वजह से मैं इसे छोड़कर आ गई थी, मगर अब अल्लाह पाक के करम से सब ठीक है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैं बहुत खुश और मुतमिन हूँ। मुहीब अजलाल मलक के साथ इसका मुतमिन अंदाज में दिया जवाब। जवाद के दिल को सुकून और तस्कीन बख्शता हुआ महसूस हुआ। वो नजमा की खुशी में खुश था। चलो तो फिर रात में मिलते हैं, लेट मत होना। वो मुस्कुराकर कहती हुई अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। जवाद इसे हसरत बड़ी निगाहों से जाता हुआ देखने लगा। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इसकी निगाहें शदीद रंजीदा थी। हाथों में पकड़ा पेन न जाने क्यों आज चलने से इनकार करता मालूम हो रहा था। कितनी बड़ी बड़ी डील वो बगैर हिचकिचाहट के यूं ही साइन कर देने का आदी था, मगर आज इसके हाथ जरा कपकपा रहे थे। आसान नहीं होता किसी को अपनी जवानी की मेहनत और अपना जायज हक बगैर किसी मजम्मत और एहतजाज के दे देना, मगर वो दे रहा था। अगर इसे शहजीन की मौजूदगी का इल्म न होता तो शायद इसे ये साइन करने में कोई मुश्किल न पेश होती। आखिर दिल और जान वारता था वो अपने छोटे भाई पर, लेकिन क्या खबर थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, ऐसा भी देखेगा अपनी जिंदगी में कि वही जान से प्यारा भाई जान लेने पर तुल जाएगा। वो हमेशा से जाजा को कम उम्र और जज्बाती समझता आया था, इसलिए इसका जरून और पलवशा के कजन पर करवाया हमला नजरअंदाज कर दिया। न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि इसकी हिफाजत भी करता रहा। इसकी बेवकूफियों और गुनाहों पर पर्दा भी डालता रहा। लेकिन उस लम्हे हजारों मोते मरा था वो जब इल्म हुआ कि कार के ब्रेक फेल करवाने वाला कोई और नहीं जाजा है। साइन करते वक्त उसकी आंखों के आगे अपने बेटे का चेहरा घूमने लगा, क्योंकि वो खूब जानता था ये हक तलफी है उस शहजादे की, मगर जिंदगी
बड़ उसके और उसकी माँ के साथ खुश और आबाद रहने की ख्वाहिश में ये कदम तो उठाना ही था। सर, आपके साथ काम करते सालों हुए मुझे, मगर ये पहली दफा है जब मुझे आपके फैसले से इख्तलाफ है। सामने चेयर पर बैठे वकील ने गंभीर लहजे में अपनी राय का इजहार किया था। मुझे लगता है आपको जाजा सर के खिलाफ कानूनी एक्शन ले लेना चाहिए। क्या नहीं किया उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिशें की, आप के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर कंपनी को शदीद नुकसान पहुंचाया, फिर आप पर 2 बार कातलाना हमला भी करवाया। हर बार किस्मत साथ नहीं देती, ये जानते हैं आप भी अच्छी तरह। वकील नहायत जज्बाती होकर इसे एक बार फिर अपने फैसले पर नजरसानी करने की दावत दे रहा था, क्योंकि इसके नजदीक ये बिल्कुल गलत फैसला था जो मुहीब अजलाल मलिक अपने भाई की मोहब्बत में आकर ले रहा था। वो ये सारे कारनामे इसी जायदाद की खातिर कर रहा है। गलती इसकी नहीं, गलती हमारे पेरेंट्स की है, जिन्होंने शुरू से ही हमें दौलत का हरीस बनाया है। इसे शुरू से पूरे 50% जायदाद का मालिक होने का ख्वाब दिखाया गया था, मगर मेरी नजमा से शादी कर लेने के बाद मैं अपने प्लान से फिर गया। मेरा तो कोई नुकसान ना हुआ। मैं और मेरी बीवी 50+25% की मालिक, कुल मिलाकर हमारे पास 75% हिस्सा हो गया और बेचारे जाजा का सिर्फ वो ही रह गया 25%। इस कंपनी को वो कबूल नहीं कर पा रहा। वो नजमा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये अच्छी तरह मालूम है मुझे, मगर मेरे माजी में किए गलत फैसलों की वजह से जो नफरत और कदवरत इसके दिल में मेरे लिए उभरी है, इसके सबब वो मुझे नुकसान पहुंचाने पर उतर आया है। मेरा हिस्सा मिलते ही वो भी 50% का मालिक हो जाएगा पूरी जायदाद में, जिसकी इसे शुरू से चाह रही है। इसके बाद मुझे नहीं लगता वो फिर मुझे कभी नुकसान पहुंचाने का सोचेगा भी। वो पुरएतमादी से गोया हुआ कभी कभार बेलौस मोहब्बत हमें अंधा कर देती है, इतना अंधा कि हम अपने सामने सब कुछ रोशन होने के बावजूद भी आंखें मूंद कर चलते चले जाते हैं। ये देखना ही नहीं चाहते इस बड़ाई को जो हमारी जानिब अपने पंजे फैला चुकी है। यही हाल उस लम्हे मुहीब अजलाल मलिक का था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि जाजा इसका सगा भाई इसकी मौत से कम किसी चीज पर राजी नहीं। सर, मास्टर के वकील आए हैं आपसे मिलने। वो नीचे लॉन्ज में बैठे हुए हैं। वो कमरे में अपनी शहजादी नाज़नीन को गोद में लिए सेल चला रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आने की इजाजत दी तो मुलाजिम ने उसे मुहीब अजलाल मलिक के वकील की आने की इतला दी। भाई का वकील, वो उलझा। सब खैरियत तो है ना? सोबिया जो अभी वॉशरूम से नहाकर निकली थी फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। जाजा और सोबिया के दरमियान तलखी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। वजह सोबिया का नजमा की भागने में मदद करना और जाजा के बार बार इस्तफसार पर भी अनजान बनने की अदाकारी करना। इसका बस नहीं चलता था कि इसे तलाक दे दे, मगर सिर्फ अपनी बेटी का मुंह देखकर इसे खामोशी से अपने साथ एक छत के नीचे रहने दे रहा था। इस लड़की के सवाल को मुकम्मल इग्नोर करके नाज़नीन को बेड पर लटाकर वो तेजी से बाहर चला गया। वो नीचे पहुंचा तो वकील को अपना मुंतजिर पाया। वो सोफे पर बैठा। इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स जाजा के हाथ में दिए, जिन्हें देखकर बजाय खुश होने के इसकी आंखों में अजीब सी कशिश उभरी। फिर न जाने दिल में क्या समाई। वो जोर जोर से हंसने लगा। दिल आज बहुत उदास था। वो रंजीदा अपना कोट हाथ में लिए अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। यह वही अपार्टमेंट था जो इसने नजमा के लिए खास तौर पर खरीदा था। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने उस हुस्ने जान को अचानक अपने सामने खड़ा देख आंखें खैरत से बड़ी हुई। मुकाबिल हसीना काले रंग की लॉन्ग मैक्सी जेबतन किए हुई थी। उसके गले में वही नेकलेस चमक रहा था जो इसने अपनी वालदा से डबल कीमत पर खरीदा था। मैक्सी का गला आगे और पीछे दोनों जानब से काफी गहरा था, जिससे इस लड़की की दूधियाई रंगत झलक रही थी। वो लाइट मेकअप और होंठों पर डार्क मैरून रंग की लिपस्टिक लगाए बला की हसीन लग रही थी। इसे अपनी गनी आबशार को सीधे कंधे पर आगे की जानिब डाल रखा था, जो इसके हुस्न को मजीद चार चांद लगा रहा था। वो एक अदा से लहरा कर चलती हुई इसकी जानिब आई। तुमने तो कहा था कि 2 दिन और अपनी वालदा के पास रहोगी। कहाँ की उदासी, कहाँ का गम। उस हुस्ने दिलरुबा को देखते ही जैसे वो खिल उठा था। चेहरे पर प्यारी सी तबस्सुम सजाए कोट साइड में रखी चेयर पर डालते हुए कहने लगा, मैं सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए बोली, शहजीन कहाँ है?
इस वजीह मर्द ने बेसब्री से पूछा। वो तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया है, नजमा ने जरा जताते हुए शिकायती अंदाज में कहा। वो ऑफिस में काफी काम था आज, तेजी से वजह बयान करने लगा। ओ, तो फिर तो आप खासा थक भी गए होंगे, इसने अपने नीचे के होंठों को दांतों में दबाकर लहक कर मुस्कुराते हुए कहा। इसकी कातलाना अदा इस वजह मर्द को अपने दिल पर वार करती महसूस हुई। तो मैं थोड़ी थकन उतारने में मदद कर दूं? वो जालिम हसीना नहायत करीब आकर इसकी टाई अपने हाथों से उतारते हुए सुमैनी अंदाज में मुकाबिल के समंदर जैसी हसीन नीली आंखों में आंखें डालकर गोया हुई। वो खूबरू नौजवान इसकी नशीली आंखों में गहराई और गहरी बोलती नजरों से जानते हुए मेरी खुशकिस्मती कहकर मुस्कुराने लगा। वो लड़की तो बगैर पिए ही नशा चढ़ा गई थी इसे। नजदीक खड़ी वो हसीन दुश्मन जान नेमत थी इसके लिए, एक अजीम नेमत जिसका वो दुनिया में सबसे बढ़कर कदरदान था, जिसके जिस्म पर तो वो सालों से काबिज था, मगर चाह रूह पर काबिज होने की थी। एक सजा थी जो बज़ाहिर नजर नहीं आती थी, मगर वो काट चुका था। इसे गुमान हुआ जैसे आज इसकी सजा खत्म हुई। वो खूबरू नौजवान क्योंकि खुश ना होता, वो सामने से दावत दे रही थी इसे। बगैर एक लम्हे की देरी किए वो इसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में भरकर बेड की जानिब बढ़ गया था। सुबह आंख खुली तो अपनी जगह शहजीन को मुहीब अजलाल मलक के बाजू पर सोता हुआ पाया। दोनों बाप बेटे चिपक कर सो रहे थे। इन्हें एक साथ देखकर इसकी आंखें चमक उठी थी। वो कभी मोहब्बत से चूर नजरें अपने शोहर पर डालती तो कभी अपने बेटे पर। इससे ज्यादा की कोई औरत क्या ख्वाहिश रखे? ये वो हसीन लम्हा था जिसे वो आंखों में बढ़कर मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी। नहायत मोहब्बत से पहले अपने शहजादे की पेशानी चूमी, फिर अपने खूबरू शोहर की, जो सोते हुए भी किसी प्रिंस चार्मिंग से कम मालूम नहीं हो रहा था इसे। फिर उठकर अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए फ्रेश होने चली गई। तुम किचन में क्या कर रही हो? सारे मुलाजमीन किधर हैं? वो शहजीन को गोद में लेकर किचन की जानिब आया। नजमा को काम करते देख वो बड़हमी से एक आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। नाश्ता तैयार कर रही हूँ तुम्हारे लिए, और मुलाजमीन को मैंने ही किचन से बाहर किया है। वो फ्राई पैन चूल्हे पर रखते हुए मुतमिन अंदाज में जवाबदा हुई। मगर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? वो फौरन ही इसकी जानिब मुतवज्जा होकर एहतजाजन बोली। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम ये सब करो। कभी कभार दिल चाहे तो किचन में आ जाया करो, अपनी निगरानी में सारा काम करवाया करो, मगर रोज की तरह अपनी ड्यूटी मत लगाओ। ये तुम्हारा मुकाम नहीं। तुम बस अपना और शहजीन का अच्छे से ख्याल रखो। वो बड़े गंभीर लहजे में बोला। इसकी जानिब देखते हुए कहने लगा, पर मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुकिंग करना। मैंने तो नेट से डिशेस बहुत सारी नई सीखी हैं, जिससे तुम चाहते हो ना मेरा ख्याल रखना, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा ख्याल खुद रखूं, तुम्हारे सारे के सारे काम जितना मुमकिन हो सके खुद करूं। ये ड्यूटी व्यूटी नहीं है, ये मोहब्बत का इजहार है मेरी। मैं रोज सुबह उठकर आई लव यू नहीं कर सकती, ये नहीं होगा मुझसे, मगर अपनी हर अदा से तुम्हें ये एहसास जरूर दिलाना चाहती हूँ कि कितने खास हो तुम मेरे लिए। इसने कब सोचा था कि मुकाबिल खड़ी हसीना यूं अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, यूं इसके नाज उठाने की चाह रखेगी। लाजवाब कर दिया था इसने मुहीब अजलाल मलक को। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, हार मानने वाले अंदाज में कहकर वो पास रखी चेयर को खिसकाकर शहजीन को गोद में लिए इस पर बैठकर इसे नाश्ता तैयार करता हुआ देखने लगा। वैसे नाश्ते में क्या बन रहा है? इसने तजस्सुस से इस्तफसार किया। तुम्हारे लिए एक बॉइल्ड एग और चाय, बस। वो हैरत से मुंह बगाड़ते हुए बोला। हाँ, नहायत प्यारा सा चेहरा बनाकर मुकाबिल हसीना ने जवाब दिया, क्योंकि भाई मुझे बड़े पेट वाले मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और पाकिस्तानी मर्द अपना ख्याल रखना बिल्कुल तर्क कर देते हैं शादी के बाद। फिर कुछ ही अरसे में इनसे पहले इनका बड़ा सब पेट दाखिल हो रहा होता है हर जगह, इसलिए मैं खास तुम्हारी डाइट का ख्याल रखने वाली हूँ अब से। इसने छोटी आंखें करके मुंह बसूर कर कहते ही मुकाबिल बैठे शख्स का दिल चाहा कि अपना सर दीवार से फोड़ ले। गुड, खासा दांत पीसते हुए जिब्रन कहा। शुक्रिया, वो मुस्कुराते हुए बोली। और जो तुमने मेरे लिए डिशेस नेट से नई सीखी हैं वो सब भी डाइट स्पेशल हैं। आज मैं तुम्हारे लिए खास कीमा करेले बनाऊंगी, देखना उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो खासा पुर इत्मादी से गोया हुई, जिसके जवाब में
वो मुस्नुई मुस्कान चेहरे पर सजाई अस्पात में सर खिलाने लगा। कीमा करेले। वो मुंह बसोड़कर दोबारा आहिस्तगी से दोहराते हुए बोला, लगता है शजीन के बाबा को अब से ऑफिस में ही खाना खाना पड़ेगा। वो सरगोशी वाले अंदाज में अपने बेटे के कान के पास मुंह लाकर बोला, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? नाश्ता करते हुए नजमा ने अचानक ही सवाल किया था। जब से पलवसा से शादी से इनकार किया। वो दुबदू जवाबदा हुआ। नजमा इसके चेहरे को बगौर देख रही थी, मगर इसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। दुख का कोई दूर दूर तक असर तक न था। तुम्हें दुख तो हुआ होगा, पलवशा को इनकार करते वक्त नहायत तजस्सुस से इस्तफसार किया। तुम क्या सुनना चाहती हो? मुकाबिल ने एक आईब्रो उचकाकर निरूठेपन से पूछा। इसका अचानक से बदला रवैया नजमा को एहसास दिलाने के लिए काफी था कि सवाल गलत किया है इसने। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसका मुंह उतर गया था। वो नजरें झुकाकर चाय का कप मुंह से लगाते हुए बोली, सच बताना, पलवशा मोहब्बत है ना तुम्हारी? वो नहीं जानती। क्यों? मगर इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। वो चाहे मुकाबिल का जवाब सुनने के बाद शदीद पछतावा ही क्यों ना हो अपने पूछे जाने वाले सवाल पर। इस सवाल के कानों की समाज से टकराते ही मुहीब को वो लम्हा शिद्दत से याद आया जब वो अपनी नई दुल्हन का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में ले जाने के लिए अपनी फैमिली से लड़ रहा था। इस वक्त जब मुबशरा बेगम ने अचानक इसे पलवशा की याद दिलाकर कहा कि इसकी कमरे पर पलवशा का हक है, तो इसकी पकड़ नजमा के हाथ पर चंद सानियों के लिए ढीली पड़ी। वो ऐसे ही तो नहीं कहता ना कि उसने इस रिश्ते को निभाने के लिए कुर्बानियां दी। यही वो वक्त था जब उसने इस रिश्ते के लिए अपनी जानिब से पहली कुर्बानी दी थी। अपनी मोहब्बत का हक अपनी बीवी को दिया था। मुकाबिल को गहरी सोचों में डूबा देखकर इसका दिल तड़प उठा था। क्या जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो उदासी से मुस्कुराते हुए सामने बैठे इस खुबरू नौजवान को देखकर बोली, अगर बराबरी की शर्त न होती तो यकीनन आज इस वक्त 2 नहीं 3 लोग नाश्ता कर रहे होते। नहायत संजीदगी से सख्त लहजे में जवाब देकर वो उठकर चला गया था। इसका जवाब वो समझ नहीं सकी थी। क्या मतलब था इस बात का? बराबरी की शर्त से क्या मुराद थी उसकी? न जाने क्यों दिल उदास हो गया और पछतावा होने लगा अपने किए गए सवाल पर। मैम, मास्टर कह रहे हैं नाश्ता करते ही तैयार हो जाइएगा। मुलाजमा के आकर आस्तगी से नजरें झुकाकर कहते ही वो अपनी सोच की दरिया से बाहर निकली। क्यों? वो आईब्रो उचकाकर तजस्सुस से पूछने लगी। मैम, इस बात का इल्म मुझे नहीं। वो शाइस्तगी से जवाब देकर पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? वो 2-3 बार इस्तफसार कर चुकी थी, मगर मुहीब बजाय जवाब देने की खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। मलक मेंशन। वो खुद ही अंदाजा लगाते हुए बोली, फक्त अस्पात में सर खलाकर वो कोट की जेब से काला चश्मा निकालकर आंखों पर लगाने लगा। चश्मा इसकी कोड़ी रंगत पर क़यामत बर्पा करता महसूस हुआ। मुकाबिल बैठी लड़की को नाराज हो मुझसे वो मुहीब के बदले रवैये को शिद्दत से महसूस कर रही थी। ना वो इसकी जानिब देख रहा था, न किसी बात का जवाब देने की जहमत कर रहा था। नहीं, आगे की जानिब देखते हुए ही इसने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। नजमा को खामोश हो जाना बोलने से बेहतर मालूम हुआ। पूरे रास्ते कान में खामोशी का राज रहा। सिर्फ मुहीब ही जानता था कि मलक मेंशन में अपनी फैमिली ले जाते वक्त वो कितना खौफजदा है। वो भूला नहीं था मुबशरा बेगम की नजमा से बेइंतहा नफरत को, ना ही अजलाल मलक की दौलत की खातिर इस लड़की से दिल में रखी जाने वाली कदवरत को। ऊपर से सोबिया और जाजा कौन सा दूध के दूल्हे थे। मगर वो अपनी औलाद को दादा दादी की मोहब्बत से महरूम नहीं रखना चाहता था। वो रिश्तों को अहमियत देने वालों में से था। वो खुद भी काफी वक्त से मलक मेंशन नहीं गया था, न ही अपने वालिदैन से मिला था। पलवशा से रिश्ता तोड़ने पर इसे इजलाल मलक और मुबशरा बेगम की जानिब से सख्त मुखालफत और नाराजगी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो मलक मेंशन को छोड़कर अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। मुहीब वो घर में दाखिल हुआ तो सामने ही अपनी माँ को हाथ में पर्स लिए कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा पाया। अपने बेटे को पूरे 1 साल बाद यूं अचानक घर में दाखिल होता देखकर मुबशरा बेगम हैरत और खुशी से झूमते हुए दीवानावार तेज कदम उठाते हुए इसकी जानब आई और तेजी से इसके गले लगकर रोना शुरू हो गई।
ओह, बड़े बड़े लोग आज हमारे घर तशरीफ लाए हैं। अजलाल मलक अपनी घड़ी हाथ की कलाई में सेट करते हुए जैसे ही कमरे से निकले, इनकी नजरें दरवाजे के पास खड़े अपने बेटे पर पड़ी। वो तंज का तीर चलाते हुए दांत पीस कर बोले। वो मुहीब से शदीद शदीद नाराज थे क्योंकि इसने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बगैर इनकी इजाजत के जाजा के नाम कर दी थी। इन्हें खासा रंज पहुंचा था कि मुहीब ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी मशवरा तक न किया इनसे। चुप हो जाओ, मेरा बेटा इतने वक्त बाद घर आया है, इसे सुकून से बैठ तो लेने दो। मुबशरा बेगम इसके गले से हटकर पीछे की जानिब मुड़कर अजलाल मलक को देखकर एहतजाजन बोली। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुहीब फिर अजलाल मलक से लड़कर घर से निकल जाए। क्या ये कम था कि इनका नाक वाला बेटा खुद चलकर घर आ गया था सुलह करने। अजलाल मलक और मुहीब की लड़ाई में पिसी वो माँ थी, मगर वो अपने बेटे से मजीद जुदाई नहीं सहन करना चाहती थी। ये लड़की अभी मुबशरा बेगम मुहीब अजलाल मलक की खातिर अजलाल मलक को मनाने का सोच ही रही थी कि नजमा गोद में शहजीन को लिए घर में दाखिल हुई। इसे देखते ही दोनों मियाँ बीवी का खून खोल उठा था, क्योंकि वो लड़की ही वजह बनी थी इनके बेटे के बागी होने की। आपका पोता शहजीन मुहीब नजमा से शहजीन को लेने लगा, जिस पर वो घबराकर नफी में गर्दन हिलाने लगी, मगर रूबरू खड़े इस लड़के ने आंखों के इशारे से इसे इत्मीनान में लिया कि कुछ नहीं होगा, चन्ने जड़े नहीं, वो साथ खड़ा है इसके। नजमा ने डरते डरते शहजीन को मुहीब की गोद में दिया। मुहीब ने सारी लड़ाइयों और इख्तलाफात को साइड में रखकर अपनी वालदा की जानिब इनका पोता बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। नजमा बहुत ज्यादा डर रही थी कि मुबशरा बेगम कहीं शहजीन को अपनी अंधी नफरत में कोई तकलीफ और नुकसान न पहुंचा दे। डर के मारे वो अपने नीचे के होंठ मुसलसल चबा रही थी। वो हक्का बक्का होकर इस हसीन बच्चे को देखने लगी, जिसकी आंखें और चेहरे का नक्श बिल्कुल अपनी मां पर मिल रहा था। अम्मी हजूर, मुहीब को यकीन था कि चाहे वो नजमा सिर्फ माजी के सबब कितना ही नफरत क्यों ना करे, मगर अपने पोते से जरूर मोहब्बत जताएंगी। मगर उस लम्हे उसका यकीन बुरी तरह टूटा जब मुबशरा बेगम को शहजीन को गोद में लेने की बजाय कदम पीछे लेते हुए देखा। उसे काफी गहरा सदमा पहुंचा था। उस पल आंखों में सुर्खी उतर आई। डैड, अपनी मां का रिएक्शन देखने के बाद इसने अजलाल मलक की जानिब देखा। एक उम्मीद थी कि वो आगे बढ़कर खुद इसे गोद में ले, आखिर पोता है इनका। मगर ये देखकर दिल एक और जख्म खाया कि बजाय शहजीन को लेने के वो इसे खा जाने वाली निकाहों से गूंजने लगे। वो वजीहा मर्द अपने दिल को नश्तरों से पेवस्त होता महसूस कर रहा था। दिल को समझाया जरूरी तो नहीं कि हर बच्चे को इसके दादा दादी की मोहब्बत मिले। अपने बिखरे जज्बात को कंट्रोल में लेकर रंजीदा मुस्कान चेहरे पर सजाए मुड़कर नजमा का हाथ थामा और कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई रंज जाहिर किए बगैर अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाने लगा। मुहीब, आखिर ऐसा क्या काला जादू कर दिया है इस वहशिया की बेटी ने तुम पर कि तुम इस लड़की की खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे हो। मुबशरा बेगम इसे यूं खामोशी से वापस जाता देखकर तेजी से पीछे से इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब मुड़कर देखने पर मजबूर करते हुए रूहानसा लहजे में, शिकवे बड़े लहजे में गोया हुई। वहशिया की बेटी नहीं है, ये बीवी है मेरी, माय वाइफ, मेरे बच्चे की माँ। वो हसद जताते हुए पहली बार ऊंची तर्ज में बोला। औरत का काम ही बच्चे जनना होता है, कोई कमाल नहीं किया इसने तुम्हारी औलाद जनकर, मगर तुमने जरूर बेवकूफी की है। एक ऐसी जमीन पर बीज बोकर जो काबिल नहीं थी हमारी नस्ल को बढ़ाने के। और वैसे भी कौन जाने ये तुम्हारी औलाद है भी या नहीं। 1 साल न जाने कहां गुजारा है इस लड़की ने, कहां मुंह काला किया है अपनी माँ की तरह। अजलाल मलक ने आखिरी जुमला नजमा को हकारत बड़ी नजरों से देखते हुए कहा। इनके तौहीन अमेज जुमले जैसे ही मुहीब अजलाल मलक की कानों की समाज से टकराए, वो बिफर उठा। जिस्म में खून की गर्दिश तेज हो गई, आंखों में जैसे अंगारे बढ़ आए। वहीं दूसरी जानिब नजमा अपने किरदार पर उंगली उठती देखकर दिलो जान से तड़पी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपने किरदार की सफाई देने के लिए अभी गुस्से से बोलने ही लगी थी कि इसकी जगह अजलाल मलक, मुहीब अजलाल मलक की आवाज पूरे लाउंज में गूंजी। डैड, एक लफ्ज और नहीं।
इसकी रोबदार गजती आवाज से पूरे माहौल पर खामोशी तारी हो गई थी। एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। मेरी बीवी एक पकीजा औरत है जिसकी पकीजगी पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन है। मैं खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत का पर्दा और हफाजत और ईमान रखने वाली औरत से नवाजा। और शायद आप भूल बैठे हैं, ये इसी मलक खानदान का फर्द है। इसकी रगों में दौड़ने वाला खून और आपकी रगों में दौड़ने वाला खून अलग नहीं है, तो इसे गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि वो गाली आप पर भी लौटेगी। बीवी को गाली दो तो वो डायरेक्ट शौहर को पहुंचती है। ऐसा है मियां बीवी का रिश्ता, लबास है दोनों एक दूसरे का। अजलाल मलक ने सोच भी कैसे लिया कि वो नजमा के किरदार पर उंगली उठाएंगे और वो खामोश खड़ा रहेगा। इसने दो टोक अंदाज में जवाब देकर इन्हें जमीन से आसमान से जमीन पर लापटा था। वो खुद गवाह बन गया था अपनी बीवी की पकीजगी का। नजमा ने इसके कहे एक एक लफ्ज को अपने दिल पर वार करता महसूस किया। वो बस टिकटिकी बांधे इस हसीन और जमील रोबदार शख्सियत को देख रही थी जिसने मुख्तसर जुमलों में पूरी लड़ाई खत्म कर दी थी। अचानक इसका सुबह बोला हुआ जुमला याद आया और समझ आ गया कि दिलो जान से प्यारी है इसे, अब इतनी ही मोहब्बत किसी और को दे सके ये कहाँ मुमकिन था। वो अपने दिल को मुहीब के आगे झुकता हुआ महसूस करने लगी। एक साल काफी लंबा वक्त होता है। वो एक साल इसकी जिंदगी से गायब रही थी। वो नहीं वाकिफ वो कहाँ थी, किस हाल में थी, क्या कर रही थी। इस लम्हे कुर्बान जाने का दिल चाहा बड़ी शिद्दत से इस सितमगर पर, जो फिर भी डट कर अपने वालिदैन के सामने खड़ा इसकी पकीजगी की गवाही दे रहा था। क्या हो गया है तुम्हें मेरा मुहीब? तो ऐसा न था, वो तो बड़ों की इज्जत और रिश्तों का पास रखने वाला था। आज अब्दुर्रहमान की बेटी की खातिर तुम अपने बाप के मुंह को आ रहे हो। क्या भूल गए हो इसके बाप ने तुम्हारी महक आनी के साथ क्या किया था? तुम इसे कैसे अपना सकते हो? कैसे क्या भूल गए महक की चीखें, महक का गम, महक की खून में लथपथ लाश? कैसे अपनी आनी की इज्जत तार तार करने वाले की बेटी को अपनी इज्जत बना रहे हो? मुबशरा बेगम मुहीब की ट्रैक टुकती रग पर वार कर रही थी। वो वाकिफ थी इनका बेटा अपनी खाला की मौत का गम आज भी सीने में लिए फिरता है। मुहीब अजलाल मलक की आंखों के आगे पूरा दर्द बड़ा माजी फिल्म की तरह चलने लगा। वो कैसे भूल सकता था अपनी आने की वो तरफ बड़ी चीखें। मुबशरा बेगम के जुमले थे या एटम बम। नजमा को अपना दिमाग मफलूज होता महसूस हुआ। इसके वालिद ने मुहीब अजलाल मलक की खाला की इज्जत लूटी थी। इतनी तल्ख और दर्द बड़ी हकीकत। अपने वालिद को वो शुरू से एक आइडियल की तरह तस्वर करती आई थी, एक हीरो जिसने इसकी वालदा की इज्जत बचाई, इन्हें जिस्म फरोशी के धंधे से निकालकर इज्जत की जिंदगी दी। इसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि इसके वालिद का असल रूप इतना खतरनाक, इतना भयानक और जानवर से भी बदतर है कि इसे शर्म महसूस हो अब्दुर्रहमान की बेटी होने पर। बेवजह तो नहीं थी मुहीब और मुबशरा बेगम की नफरत इसके लिए। मैं कुछ नहीं बोला हूँ, न अपनी आनी को, न इनकी चीहों को, न इनकी लाश को, न इनके छत से कूद जाने को, न इनके लाल शरारे को, न इनकी हाथों में सजी मेहंदी को। कुछ भी नहीं बोला हूँ मैं। लेकिन अब्दुर्रहमान के किए गुनाह की सजा मैं अपनी बेकसूर बीवी को नहीं दे सकता। वो अलानिया अपनी वालदा की आंखों में झांकते हुए कतई और जज्बाती अंदाज में गोया हुआ। नजमा ने पहली बार मुहीब की आवाज में बड़ा बड़ापन महसूस किया, जैसे वो रो देगा। बेकसूर, हाँ ठीक कहा तुमने। ये और इसकी वालदा बिल्कुल बेकसूर हैं, बिल्कुल मासूम। गुनाहगार तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन थी, जो उसे इसकी और इसकी माँ की तरह मर्दों को अपनी अदाओं में फंसाना नहीं आता था, वरना आज वो और इसकी औलाद राज कर रही होती इस मल्क मेंशन में। और मुबशरा बेगम खासा तंजिया लहजे में अभी बोल ही रही थी कि रूबरू खड़ा वो वजीहा मर्द इनकी बात काटते हुए बोला, नहीं, गुनाहगार आनी नहीं थी, गुनाहगार आप और दादी जान हैं। मुहीब के कहते ही मुबशरा बेगम तिल मिला उठी थी। क्या? वो फौरन एहतजाजन उलझकर बोली, क्यों? आनी ने आपसे और दादी जान से नहीं कहा था कि अब्दुर्रहमान की नजरें अच्छी नहीं है इन पर? क्या वो बार बार नहीं कहती थी कि मुझे इनके काम के लिए इनके कमरे में मत भेजो?